दिन बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास की हिंदी का एकांकी भाग। बहुत इंटरेस्टिंग होता है आप लोगों को पढ़ने, सुनने और एग्जाम्स के लिए तैयार होने के लिए मैं आप लोगों को इतनी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाऊंगी, बहुत ईजीएस्ट मेथड से, कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन इन सबसे पहले जरूरी है किस बात को जानना कि आप लोग सब कैसे हैं, एंजॉय कर रहे हैं घर पर बैठकर। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आज अब जो ये समय चल रहा है ना, इसमें आप लोगों के पास बहुत समय है। आपके पास होमवर्क का कोई प्रेशर नहीं है, आपके पास टीचर्स का कोई प्रेशर नहीं है, सुबह जल्दी उठने का कोई प्रेशर नहीं है। तो इन सब प्रेशर से आप लोग आजकल रिलीफ महसूस कर रहे होंगे। तो आप लोगों को इस समय को इतने अच्छे से सदुपयोग करना चाहिए। टाइम बहुत है आप लोगों के पास, तो उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए अच्छी तरीके से, स्टडी करके। स्कूल लगातार आप लोगों को वीडियोस भेज रहा है, उस वीडियोस को 1 टाइम 2 टाइम रिपीट करके आप लोगों को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, जिससे कि आप एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। तो आप लोगों का टारगेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ओके, कोई बात नहीं, स्कूल में हम रेगुलर नहीं जा पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम स्कूल का नाम अच्छे नंबरों के साथ में रोशन करेंगे। आप लोग यदि अच्छे नंबर लेकर आते हैं, मेरिट में आप लोगों का नाम आता है, तो आपके पेरेंट्स और टीचर्स सबसे ज्यादा खुश होंगे। ठीक है, आप अगर अच्छे नंबर लाते हैं तो हम सबको ऐसा महसूस होगा कि हमारी जो ये मेहनत है, हम जो वीडियोस बना रहे हैं, आपको एक एक वर्ड लिख के समझा रहे हैं, तो वो मेहनत जो है वो हमारी क्या हो गई है, सफल हो गई है। ठीक है, तो चलिए हम आप स्टार्ट करते हैं। हिंदी का पाठ है एकांकी। एकांकी में नाम है दीपदार, जो किसने लिखा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये कौन सी क्लास के लिए है, 9th क्लास के लिए। क्लियर, इतनी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब आपको ये चीज, जैसे ये कहानी के तौर पे समझ लीजिए, ये कहानी उस तरह से है जैसे आपकी दादी हैं, नानी हैं, वो आप लोगों को कहानी सुनाती होंगी ना, परियों की कहानी, देशभक्त की कहानी, भगवान की कहानी। तो ये भी उसी तरह से एक कहानी है, और आज जो कि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो मजा आएगा, और मजा आएगा तो आपको पढ़ने में और मन लगेगा। दोनों चीजें एक दूसरे की क्या होती है, इंटर रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे की कंपेनियन होती हैं। इस पूरी कहानी को, वैसे ये बहुत बड़ी कहानी है, ऐसा नहीं, एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन उसकी एक कहानी का एक छोटा सा जो अंश है वो हम यहाँ पर लेके आए हैं, क्योंकि ये एक कहानी का एक छोटा सा अंश है, इसीलिए एकांकी, एक अंक उसका कहानी का। ठीक है, लेकिन ये अपने आप में पूर्ण है। क्लियर, इससे पहले क्या हुआ, इससे बाद में क्या होगा, वो सब चीजों से आपको मैटर नहीं करना है। आपके कोर्स में केवल ये वाला भाग है। क्लियर, अब चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं पात्र परिचय। इसके पात्र कौन कौन से हैं जो इस पूरी कहानी में एक्टिव हैं, जो आपको एकांकी में भाग लेने वाले हैं। जैसे आप लोग कोई मूवी देखते हैं तो आप उसमें कास्ट देखते हैं ना, कि इसमें ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये विलेन है, ये आपका म्यूजिशियन है, वगैरह वगैरह, जैसे आप लोग देखते हैं। ऐसे ही इस कहानी के अंदर भी आपके ये 6 मुख्य पात्र हैं जो बहुत एक्टिव हैं। ठीक, ये कहानी कौन से समय की है, क्योंकि सत्य घटनाओं पर आधारित है, इसीलिए आपको बता देती हूँ। ये कहानी है 1536 की ये स्टोरी है। ठीक है, समय कौन सा दिया हुआ है, रात्रि का दूसरा पहर मतलब 12 बजे के आसपास का समय है। स्थान कौन सा है, ये पूरी कहानी कहाँ घटित हो रही है, कुंवर उदय सिंह के कक्ष में, जो कि कहाँ है, चित्तौड़ में। यानी कि ये पूरी कहानी जहाँ पर रेगुलेट हो रही है वो कहाँ है, चित्तौड़ में है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी, कहाँ पर क्या क्या कहानी चल रही है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे।
खाली छोड़ देती हूँ जिससे कि आपका कोई पॉइंट छूट ना जाए। आप इसे शॉर्ट ट्रिक के तरीके से आप अपने कॉपी में नोट कर लें, ठीक है? गुड। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहानी है दीदान। इसमें मुख्य पात्र है कुंवर उदय सिंह। ये पूरी एकांकी कुंवर उदय सिंह के चारों ओर घूम रही है। कुंवर उदय सिंह कौन है? राणा सांगा के छोटे पुत्र हैं, छोटे बेटे हैं, सबसे छोटे इसे, और उनकी आयु केवल 14 वर्ष की है। कितनी है? 14 वर्ष। ठीक, किनके बेटे हैं ये? राणा सांगा के। ठीक, अब कुंवर उदय सिंह की छोटे हैं और राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। महासंग्राम बहुत अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत युद्ध किए हैं और बहुत सारे युद्ध जीते भी हैं, ठीक है? तो उन सब के वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। साथ में जब कुंवर उदय सिंह छोटे हैं तो उनकी माता की भी मृत्यु हो जाती है। अब वो कुंवर उदय सिंह की माता अपने मृत्यु से पहले अपनी एक भाई जिसका नाम है पन्ना, तो वो अपने बेटे उदय सिंह की जिम्मेदारी पन्ना को देकर जाती हैं। कह के जाती है कि मेरे बेटे की रक्षा, सुरक्षा, देखभाल सब किसको करनी है? पन्ना आपको करनी है, ठीक है? अब क्योंकि वो दासी थी, उनकी सखी समझ लीजिए, दासी समझ लीजिए, देखभाल करने वाली धाय समझ लीजिए, तो वो उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी रखती हैं। वो उनकी सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र होती हैं, इसलिए वो अपने बेटे की जिम्मेदारी उनको सौंपकर इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। अब पन्ना धाय जो सिर्फ पन्ना थी, अब वो पन्ना धाय माँ बन गई हैं। किनकी? कुंवर उदय सिंह की। तो वो उन्हें पूरे पुत्रवत रखती हैं, की देखभाल करती हैं। पन्ना धाय का जो पुत्र है उसका नाम है चंदन। उदय और चंदन लगभग हम उम्र हैं, एक जैसी उम्र, हाइट, पर्सनैलिटी के बच्चे हैं दोनों। अब क्योंकि उदय बहुत छोटे हैं, राज्य संभाल नहीं सकते हैं, पिता और माता की मृत्यु हो चुकी है, चित्तौड़ का राज्य संभालना है, तो ऐसी स्थिति में जो कुंवर राणा सांगा हैं, उनके जो पिता थे पृथ्वीराज, तो वो ऐसा एक सलाह देते हैं, पृथ्वीराज एक सलाह देते हैं कि उनके जो दासी पुत्र है, पृथ्वीराज का दासी पुत्र जो है, जिसकी आयु मात्र 32 वर्ष है, जिसका नाम है बलवीर, तो ये पृथ्वीराज जी बोलते हैं कि आप जब तक उदय राज्य को संभालने लायक नहीं हो जाता है, तब तक बलवीर को उसकी देखभाल के लिए छोड़ दिया जाए। अब बलवीर को उसकी देखरेख के लिए छोड़ दिया जाए, जैसे कि पावर ऑफ अटर्नी आप मिल जाती है ना, कि आप इतने मैं नहीं हूँ तो इतने राज्य इसकी देखभाल नहीं कर लेगा, ऐसे करके पावर ऑफ अटर्नी इनके नाम कर देते हैं और ये इनको बना देते हैं कि आप मेरे राज्य की देखभाल कीजिए। कब तक? जब तक उदय उस स्थिति में नहीं आ जाता, यानी कि व्यस्त नहीं हो जाता है, ठीक है? इतना पोर्शन आपको समझ में आ रहा है? सब चीज क्लियर है आप लोगों को? किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, किस तरह का कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मेन सिचुएशन समझ में आ गई है आप लोगों को। ये है कीरत। कीरत इस महल का चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है। चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी मतलब सफाई कर्मचारी है। जैसे घरों में, मोहल्ले में आपके आते होंगे ना चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, आपके घर के झूठे पत्तल वत्तल और गंदगी और ये कूड़ा करकट लेने आ जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही ये आते हैं। आपके देखा होगा ना, आजकल आता है ना नगर निगम की गाड़ी आती है, सारा घरों का कूड़ा उसमें डाल दिया जाता है। अब तो हम लोग डालने जाते हैं, लेकिन पहले जमाने में क्या होता था, वो घर के अंदर से लेने आते थे कूड़ा करकट। तो ऐसे ही ये कीरत है जो झूठे पत्थर उठाने वाला है घर के अंदर से, महल के अंदर से। अब आप सोचिए, घर हमारे छोटे से घर में इतना
इतना सारा इकट्ठा हो जाता है, तो इतने बड़े महल में कितना बड़ा होगा, तो बड़े बड़े टोकरे इनके पास हुआ करते थे जिसमें ये सब भरने जाते थे। सोना और उदय दोनों हम उम्र के व्यक्ति हैं और साथ खेलने वाले हैं, ये एक दूसरे के साथ खेला करते हैं। उदय, चंदन, सोना, ये सब फ्रेंड सर्किल है इनका अपना, ये सब खेलते हैं। जैसे आप लोग भी अपने फ्रेंड सर्किल में अपने हम उम्र के बच्चों के साथ में खेलते होंगे, कोई बुलाने आ रहा है तो आप उसके साथ चले गए, तो ऐसे इतने। ये आपको जो ब्लैक बोर्ड पर है ये पात्र क्लियर हो चुके हैं आप लोगों को, हो गए? सही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं मेन स्टोरी की तरफ। कुंवर उदय सिंह बहुत छोटे हैं, तो बलवीर क्या सोचता है, उसके पास राज्य है, पावर है, सत्ता आ गई है उसके हाथ में। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि क्या कोई व्यक्ति ऐसा चाहेगा कि मेरे पास अब मेरी पावर भी है, सब कुछ मेरा है, इतना बड़ा राज्य, जो कि केवल एक दासी पुत्र था, पहले दासी का बेटा, और वो अब क्या बन चुका है, राजा बन चुका है, वो भी किसका, चित्तौड़ जैसे राज्य का। तो चित्तौड़ का राजा बनने के बाद वो उस गद्दी को छोड़ दे कुछ सालों बाद, ऐसा नहीं चाहता था बलवीर। मन में लालच पैदा हो गया, इतनी सारी पावर, इतनी सारा पैसा देख के मन में लालच पैदा हो गया। उसने सोचा माँ और बाप तो है नहीं इसके, और कोई है नहीं इनके, तो क्यों ना मैं उदय को भी अपने रास्ते से यदि हटा दूं तो पूरा राज्य मैं निष्कंटक होकर कर पाऊंगा, मेरी कहीं से कहीं तक कोई काट नहीं है, सब मेरे पास ही रहेगी, कोई जमीन जायदाद कोई मेरी छीन नहीं सकता। तो ऐसा वो सोचता है, ठीक है। तो वो क्या काम करता है, वो प्लान बनाता है उदय सिंह को मारने का। उदय सिंह को मारने के लिए ऐसे ही जाके तो मार नहीं सकता था, क्योंकि पूरी जो प्रजा है वो विद्रोह कर देती। तो ऐसे में वो एक प्लान बनाता है कि मैं वो एक उत्सव का आयोजन करता है, उस उत्सव का नाम है दीपदान। इस दीपदान के अंदर क्या करते थे कि पत्तल के ऊपर दिए रख के पानी में तैराया जाता था अपने पति की लंबी आयु के लिए। सभी सौभाग्य स्त्रियां इसका आपको क्या करती थी। तो वो गांव में, शहर में, पूरे राज्य में बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन करता है। सब लोग, आम जनता है वो सब उसकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित हो जाएगा और वो चुपचाप जाके उदय को मार देगा, लोगों को पता ही नहीं चलेगा, और जब मर जाएगा, जब कुछ सब हो जाएगा तो कौन कुछ कह रहा है, पावर तो मेरे पास में है, ऐसा वो सोचता है। वो प्लानिंग कर ही रहा होता है इस सब चीजों के बारे में, और जो सेवक है उनको बता रहा होता है। तो उनमें से एक सेवक जो कि देशभक्त था, वो चुपचाप जाके पन्ना को इसकी सूचना दे देता है, ठीक है। पन्ना बहुत देशभक्त थी, वो क्या करती है, वो डर जाती है। इतने में जो सोना है वो उदय को लेने आ जाती है कि बाहर चलो, बाहर नाच गाने हो रहे हैं, बहुत दीपदान, ये सब चीजें हो रही हैं। क्योंकि वो ऐसा चाहता था बलवीर कि अगर उदय इस उत्सव में शामिल हो जाता है तो कब उसको मार दिया जाएगा, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कौन मार के कौन नहीं मार के गया। तो ऐसा वो प्लानिंग में था। लेकिन पन्ना उदय को आने से मना कर देती है। वो उसको बोल देती है कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप चाहे या ना चाहें, आप महल से बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो वो महल से बाहर नहीं जाने देती है, वो उसको क्या कहती है, यहीं रुक जाओ। तो उदय गुस्से में खाना पीना छोड़कर गुस्से में बिस्तर पर जाकर लेट जाते हैं और उन्हें नींद आ जाती है। चंदन उदय को बुलाने जाते हैं कि चलो हम घर के अंदर ही खेलना शुरू करते हैं, लेकिन उदय तो गुस्से में है, और गुस्से में तो कोई भी बात अच्छी लगती ही नहीं है, ठीक है। तो चंदन अपनी माता से आके कहता है कि उदय मेरे साथ नहीं खेल रहे हैं, वो नाराज है। तो पन्ना कहती है कोई बात नहीं, कल देखेंगे। ऐसे ही आप लोग भी होता होगा ना कि जब आप लोग गुस्सा होते होंगे तो मम्मी और जाके बिस्तर पर लेट जाते होंगे मुंह फुला के, या हम नहीं बात करेंगे, है ना, अपनी जिद मनवाने के लिए। और मम्मी तो मम्मी होती है, वो कहती है कि चल लेट जा, मैं भी नहीं सुनूंगी तेरी। ऐसी कोई स्थिति है, क्योंकि माँ बाप को बहुत अच्छे से पता होता है कि क्या सही है बच्चों के लिए और क्या गलत है। बच्चे यदि गलत चीज की जिद करते हैं तो माँ बाप उस चीज को नहीं मानते हैं। ऐसा ही पन्ना भी करती है। तभी एक और गुप्तचर
उदय क्योंकि बाहर नहीं आए हैं, इसलिए बलबीर हाथ में तलवार लेकर उदय को मारने के लिए तुम्हारे महल की तरफ ही आ रहा है। अब ऐसा सुनकर पन्ना डर जाती है, क्योंकि वो तो एक स्त्री थी बेचारी, वो क्या करती है ना, वो तो लड़ नहीं पाती, पता था कि वो बहुत पावरफुल है। तो वो क्या काम करती है, कीरत आता है झूठे पत्थर उठाने के लिए। तो मैंने भी आपको पहले भी बताया था, बड़े बड़े टोकरे होते थे, तो उस बड़े से टोकरे में उदय को टोकरे में सुला देती है, क्योंकि पहले से सोया होता है, उसमें सुला देती है, ऊपर से झूठे पत्थर ढक देती है, जिससे कि जो और लोग देखें तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि उसकी अंदर कोई और भी सो रहा है। अब आप देखिए ना कि कीरत भी कितना देशभक्त था, अगर कोई उसे देख लेता तो उसे जिंदा नहीं छोड़ता, लेकिन देशभक्ति के लिए अपनी जान पर खेल जाना, यही हमारे भारतीयों की पहचान है। हमारे भारतवर्ष में तो पता नहीं कितने महान और कितने देशभक्त पैदा हुए हैं, उनकी संख्या ही नहीं है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं जो हम और आप भारत देश जैसी जगह पर पैदा हुए। अब पन्ना ने कीरत को की टोकरी में भेज दिया उदय को। अब उदय की जगह खाली मिलेगी तो बलबीर क्या करेगा, आतंक कर देगा। तो वो क्या करती है, इतनी देशभक्त थी कि उसने अपने बेटे को उदय के कपड़े पहनाकर, राजसी वस्त्र पहनाकर उसकी पलंग पर जाकर सुला दिया, राजकुमार की तरह, कुंवर की तरह, राजा की तरह, और खुद बाहर चली गई। ये अच्छी तरीके से जानती थी कि यदि बलबीर आता है तो कुंवर को छोड़ेगा नहीं, और कुंवर की जगह पर कौन सो रहा है, चंदन, तो यानी कि वो चंदन को नहीं छोड़ेगा। लेकिन देशभक्ति, इतने में बलबीर आता है, बोलता है बलबीर पन्ना से कि तू मेरे रास्ते से हट जा। वो उसे रिक्वेस्ट भी बार बार करती है, लेकिन बलबीर नहीं मानता, और उसके हाथ में जो तलवार थी वो इतना गुस्से में अंधा हो चुका होता है कि उसको पता ही नहीं है कि उसने उदय की जगह पे चंदन को मार दिया। वो उसे तलवार से उसकी गर्दन काट देता है। अब उस समय आप स्थिति को सोच कर देखिए कि एक माँ के सामने उसके बेटे की गर्दन काट डाली गई हो, तो उस समय उस स्त्री के मन में कितना दुख रहा होगा। वो बहुत रोती है और ऐसा देखकर वो मूर्छित होकर गिर जाती है। बलबीर वहां से गुस्से में लाल चला जाता है। उस तलवार पर उस खून को देखकर वो खुश होता है कि मैंने आज सारा राज्य अपने नाम पर कर लिया। तो इसी के साथ ये एकांकी भाग समाप्त हो जाता है। इतना ही आपके कोर्स में है। हालांकि इस कोर्स बाद में मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि पन्ना कुंवर को इस हद तक तैयार करते हैं, इतनी शक्ति और इतनी पावर के साथ में तैयार करती हैं कि वो बड़ा होने के बाद अपना राज्य बलबीर से छीन लेता है और पन्ना को उसका अधिकार अपनी माँ की तरह उसका टेक केयरिंग करता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी आपकी समझ में आ गई है। साथ में मैं आपको बीच बीच में आपको ये चीज़ लगातार शुरू से आखिर तक, यदि आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको बीच बीच में पन्ना धाय के चरित्रण के बारे में भी बताया है कि वो कितनी देशभक्त थी, मातृत्व प्रेमी थी, चतुर थी, वीरांगना थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके दो ही तरह का क्वेश्चन इसके अंदर बनता है कि या तो आपको इस पूरी कहानी का सारांश पूछ लेते हैं, जो कि आप अगर वीडियो को दोबारा सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि पूरी स्टोरी आपको अच्छे से दिमाग में बैठ चुकी होगी। बहुत आसान है, इतना हार्ड कुछ नहीं होता है, बहुत आसान होता है और मैं जानती हूँ आप लोग बहुत इजीली इसको कर पाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आपका आ जाता है पन्ना धाय का चरित्रण। पन्ना धाय का चरित्रण भी मैं आपको लगातार बीच बीच में समझाती रही हूँ, क्योंकि उनको सबको सिर्फ हेडिंग्स फॉर्म में डाल दीजिए। वीरांगना है, वीरांगना कैसी है, आपकी देशभक्त हैं तो उनके अंदर देशभक्ति की क्या क्या भावनाएं हैं, ऐसे आप 5 हेडिंग्स आप लोग डाल सकते हैं। उसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। बहुत आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है, आप बहुत जल्दी कर सकते हैं इसको। तो आप इसको कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अभी आप लोग घर में हैं
तो अच्छे से नंबर अचीव करने का पूरा प्रयास कीजिएगा, अपना और हमारा दोनों का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू बच्चों, और इस वीडियो को लगातार आप देखकर स्टडी कीजिए। ऑल द बेस्ट।